सर, आप बदलाव की बात कर रहे हैं। 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। बदलाव किस स्तर पे हुआ है? अभी भी महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, महिलाओं के खिलाफ तमाम घरेलू हिंसा या किसी भी तरह की जो प्रताड़ना है या जो हिंसा की खबरें, रेप की खबरें, तमाम रोज अखबार उसी से रंगे रहते हैं। भ्रष्टाचार के मामले अभी बिहार में मैंने देखा, अभी किसी शिक्षा अधिकारी के यहाँ छापा पड़ा है, विजिलेंस का, नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। तो ये सब चीजें जब सामने आती हैं, आप भी अखबार जब देखते होंगे, क्या लगता है, मन में क्या खटकता है, कहाँ कमी रह गई? देखिए, जब देश आजाद हुआ तो एक हमने अपनी कोई संविधान बनाया ना, तो संविधान में एक लक्ष्य रखा ना कि कैसा देश बनना है। जिन लोगों की समस्याएं हैं, जो समस्या गांव में सॉल्व हो सकती है, उसकी समस्या को आपने अंग्रेजों को नकल करके आप हाईकोर्ट में सॉल्व करें। जैसे नाली खड़ंजे का झगड़ा है, ये गाँव वाले नहीं था कर सकते। बुलडोजर चला के आप दिखाते हैं कि लोग देखिए मैं कितना बदमाश को खत्म हूँ। ये भरोसा कराने की बात है, लेकिन जाके पूछिए कि वास्तव में लोगों को भरोसा हुआ, हो रहा कि नहीं हो रहा। भरोसा होना चाहिए ना। आपने तो गांव को शहर बनाना शुरू कर दिया। ये बात, ये गांव को शहर बनाने की क्यों? गांव को शहर नहीं बनाना, नहीं, सोचना नहीं चाहिए, कल्पना भी नहीं करना चाहिए। न्यायाधीश रहते हुए भ्रष्ट सिस्टम पर सवाल उठाया, गांव के विकास के लिए तमाम पदयात्राएं की, कई बार मुकदमे भी इनके खिलाफ लिखे गए, लेकिन इन मुकदमों से भी नहीं टिके। अंग्रेजी के खिलाफ आंदोलन चलाया और कहा कि अंग्रेजी हटाओ, हिंदू के वर्चस्व को आगे बढ़ाओ। गांव से लेकर भ्रष्ट सिस्टम तक हर एक पैमाने पे, समाज सेवा के हर एक स्तर पे अपनी आवाज बुलंद करने वाले प्रखर न्यायविद, समाज सेवी, पूर्व न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश राज्यपाल के पूर्व सलाहकार सीबी पांडे जी आज पॉडकास्ट में हमारे अतिथि हैं। हम सीधे उनसे रूबरू होंगे, बिना किसी बहुत बड़े इंट्रोडक्शन के। मैं सीधे सवालों पे जाऊंगा और उनसे बात करूंगा इस सिस्टम के खिलाफ। समाज में जो परिवर्तन है, खास करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो उनकी मुहिम थी, उसको लेकर, या न्याय व्यवस्था में जो कमियां हैं उसको लेकर, अभी क्या चीजें हो सकती हैं जो समाज को, देश को बेहतर बना सकती हैं, उसे लेकर, और न्याय प्रणाली में क्या कुछ सुधार की जरूरत है उसे लेकर, मतलब हर एक मुद्दे पर इस पॉडकास्ट में बहुत ही विस्तार से बातचीत होनी है। खास करके 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस का मौका आ रहा है, उसके पहले इस तरह के सब्जेक्ट पे ऐसा पॉडकास्ट जाना, और खास करके इस तरह के चीफ गेस्ट के साथ में, जिनको न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी है, जो राज्यपाल के सलाहकार रह चुके हैं, जिन्होंने गांव के विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए इतना कुछ काम किया है, और अभी अपनी नैतिक पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो उनके साथ बातचीत करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस से पहले ये बातचीत, ये पॉडकास्ट बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए सीधे आपको रिव्यू कराते हैं सीबी पांडे जी से। नमस्कार सर, पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। सर, सबसे पहला जो सवाल है मेरा, वो जो अभी मैं बात कर रहा था कि सिस्टम, जो अभी का जो सिस्टम है, आपने इस सिस्टम को लेकर तमाम सवाल उठाए। मुझे याद आया 1987 में न्यायाधीश रहते हुए आपने सिस्टम के सड़ांग के ऊपर, सिस्टम में जो गड़बड़ियां थी, जो भ्रष्ट सिस्टम था, उस पे सवाल उठाते हुए आपने 40 साल जो किताब लिखी थी, उसको, उस पे बहुत सारी आपके खिलाफ मुकदमे भी हुए, लेकिन आप डिगे नहीं और आपने उस चीजों को जारी रखा। क्या आपको लगता है कि इतने सालों बाद चीजें बदली हैं या अभी भी हालात वैसे ही? 40 साल जो पुस्तक लिखे गए थे जी, उसका एक पृष्ठभूमि है। उस समय देश के आज़ादी के 40 साल हुए थे और उसका बहुत व्यापक प्रचार हो रहा था, और उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने मतलब 40 साल देश की आज़ादी का एक जश्न मनाया। तो मैं लखनऊ में सिविल जज के पद पर था, तो मैं सोचता था कि मतलब ये ठीक है, 40 साल की आज़ादी की उपलब्धि तो है, लेकिन क्या व्यवस्थाएं बदली जो जिनके लिए आज़ादी हासिल किया जाता। और उस पुस्तक की एक विशेषता ये है कि उसको सुद्धो हरिजन को भेंट किया गया। मैंने उनको भेंट किया पुस्तक जी, इसलिए भेंट किया गया कि लिखा कि सुद्धो हरिजन की तो जो हालत आज़ादी के पहले थी वही आज भी है। मतलब सुद्धो हरिजन को मैंने एक तरह से व्यवस्था का सबसे अंतिम व्यक्ति को माना, समाज के हाशिए पर जो आदमी है जी। और आज़ादी के टाइम में आपका गांधी जी घूम वही कहते थे कि हमारे जब आज़ादी आएगी तो हर आदमी को
मतलब एक मामूली से मामूली आदमी को भी देश में अपना उसका हक मिलेगा और उसको देश की व्यवस्था में एक जितने भी ऊंचे पद पर जाना हो जा सकता है। यही तो आम आदमी बहुत खुश था कि हम आज़ादी पाएंगे तो हमारा भी जीवन बदलेगा। इसको देख के मैंने 40 साल में सारी व्यवस्था गांव से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत से लेके और या ग्राम सभा से लेके आप कहिएगा लोकसभा के बारे में लिखा, ये जो संस्थाएं बनी है ये कैसे चल रही। फिर मैंने कार्यपालिका पर लिखा, विधायिका पर लिखा, अलग से न्यायपालिका पर लिखा, सारी व्यवस्थाएं जितनी भी चल रही सबके बारे में लिखा कि ये कहाँ कहाँ पहुंचे। और अब मैं पुस्तक में ये मेरे हमारा निचोड़ था कि देखिए आपने 40 साल में देश को जहाँ पहुंचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुंचाया। आने वाली पीढ़ियां अभी सुधर जाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको गाली देगी। अब दूसरा प्रश्न आप क्या कि अब इस व्यवस्था में क्या बताओ आज क्या है। तो जो 75 साल देश की आज़ादी हुई तो मैंने एक दूसरी किताब लिखी, 75 साल बदलते भारत की कहानी। इस 75 साल बदलते भारत की कहानी में फिर मैंने वही एक तरह से फिर वही गाँव से शुरू किया और ये दिखाने की कोशिश किया कि इस 75 साल में क्या बदला है। तो 75 साल में हमने दिखाया कि विकास हुआ, दो राय नहीं है। विकास में आपके बड़े बड़े भवन हो गए, बड़े बड़े शहरें हो गई, बड़े बड़े सिनेमा हॉल हो गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गए, कंक्रीट के शहर बसा दिए, शहर बड़े बड़े बन गए, मनोरंजन के एक साधन हो गए, या बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, बड़े बड़े अमीर लोग हो गए, बड़े बड़े फ्लैट्स हो गए, ये सब तो बहुत विकास। लेकिन इस सारे विकास के मामले में ये विकास का फायदा कितने लोगों को मिला, ये मैंने दिखाया कि इस विकास का फायदा देश में 10% लोगों को मिला। और इसका ये फिर मैं गांव पर तरफ गया, हमने कहा गांव तो एक तरह से उजड़ रहे हैं, मर रहे हैं। मैंने ये बल्कि उसमें दिखाने की कोशिश की कि गांव तो एक तरह से मर रहे हैं, क्योंकि गांव का जो मौलिकता थी, गांव का एक प्राकृतिक स्वरूप था। गांव एक हमारे यहाँ भारत के गांव जो है एक तरह से गांव नहीं है, वो एक संस्कृति है, एक वो अपनी अलग से एक संस्कृति, हर गांव की अलग संस्कृति है, अलग उसका आर्थिक व्यवस्था है, अलग सामाजिक व्यवस्था है। तो हमने कहा वो तो बिल्कुल पीछे से रह गए। और जब पीछे रह जाएंगे तो इतने बड़े देश को, गांव को अगर नहीं आप तरह से पुनर्जीवित नहीं करेंगे तो देश समझ लीजिए कि जो आप इस देश की महानता की कल्पना कर सकते हो वो कभी नहीं होगा। जब सोने की जो चिड़िया थी तो हर गांव एक तरह से रिपब्लिक की तरह से था, सब अपने शासन व्यवस्था चला। गांव में भी तो सर शहरी जो कल्चर है वो तो हावी होता जा रहा है। मैं अपने गांव को देखूं या आसपास के गांव को देखूं, मोस्टली लोग या तो गांव छोड़ के जा चुके हैं या जो गांव में भी हैं वो अपने खेतों में घर बनवा रहे हैं, गांव से कटते जा रहे हैं। तो ये तो जैसे आप जैसी व्यवस्था देंगे वैसे ही होगा ना। जब गांव के जो स्वरूप था, गांव का असली स्वरूप था, उसी को पुनर्जीवित करना था ना। आपने तो गांव को शहर बनाना शुरू कर दिया। ये गांव को शहर बनाने के क्यों? गांव को शहर नहीं बनाना, नहीं सोचना नहीं चाहिए, कल्पना भी नहीं करना चाहिए। गांव में गांव प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उसके प्रकृति के साथ साथ जितने प्राकृतिक चीजें हैं उसी गांव के उन्हीं संसाधनों से गांव विकसित होता है। कुछ भी गांव वालों को बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, सब उनका अपना है, उसी को विकसित करके बेचते हैं। शहर कैसे गांव बन सकते हैं? आप बताइए, शहर क्या इतने 6 लाख गांव है पूरे देश में फैले हुए हैं, 6 लाख शहर बना सकते हैं क्या? ये तो सोच ही गलत है। वहाँ सड़क को बिजली पानी पहुंचा देना एक जरूरत है, उतनी की जरूरत है, लेकिन गांव को नहीं, उसे गांव की जो मौलिकता है और जो उसके सारी व्यवस्थाएं हैं वो तो उन्हीं में जहाँ जहाँ कमियां थी उनको ठीक करके क्या आपकी तरफ से क्या किया जाए? अब बहुत अच्छे व्यवस्था बनाई है जी। इसको लोगों ने संविधान के समय में तो इसको उतना महत्व नहीं समझा जी, लेकिन ये बाद में संविधान में 73वां 72वां संशोधन है तो संविधान में इसकी व्यवस्था कर दी गई कि गाँव को आपको स्वायत्त गाँव बनाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। संविधान की व्यवस्था है आर्टिकल 243 में कि गांव को इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाना। सेल्फ गवर्नमेंट गांव वाले अपनी गवर्नमेंट चलाएं, मतलब ग्राम सरकार की जो उस पर वही उसी का हिंदी में रूपांतरण कर रहा है वो है गांव सरकार। गांव सरकार को संविधान में जैसे केंद्र सरकार को दिया है 96 विभाग, राज्य सरकार को दिया है 66 विभाग, उसी तरह गांव के अलग से दिया है कि ये 29 विभाग है, गांव वाले उसको खुद अपनी व्यवस्था खुद चलाएं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने में सर कहाँ दिक्कत आ रही है? उसकी इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत ये आ रही है कि अगर गांव को आप पूरी की पूरी ताकत दे देंगे, सारी व्यवस्था उनको दे देंगे, तो हमारे देश के नेता और अफसर का चारागाह ही खत्म हो जाएगा। वही उनको चारागाह है, लूटने का अड्डा है। सारा बजट गांव का नापा जाएगा और गांव तक पहुंचते पहुंचते वो बजट रास्ते में कितने लोग लूटते हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और जहाँ अफसर पहुंच गए
जहाँ नेता पहुंच गए तो वहाँ लूट खसोट की सबकी शेयरिंग होती है, सभी कमीशनबाजी होती है। तो इसीलिए वो अधिकार अगर उनको मिल जाएगा तो रास्ता ही कट जाएगा, सारा का पैसा मान लीजिए। इसलिए बहुत अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था ये संविधान बनाई कि जैसे एक फाइनेंस कमीशन है, जैसे फाइनेंस कमीशन केंद्र का राज्य है। फाइनेंस कमीशन कहता है कि पैसा सीधे जाएगा केंद्र सरकार को जो टैक्सों से पैसा और राज्य सरकार को जाएगा। दूसरा उसी फाइनेंस कमीशन में सीधे वो पैसा गाँव को भी जाएगा। तो जो गाँव को सीधे पैसा जाना चाहिए वो पैसा कहाँ जाता है? विभागों को बढ़ता है। ये पशुपालन विभाग, ये पंचायती विभाग और ये विभाग, और ये सारे विभाग उस पैसे को आप भेजते भेजते वो अपना टीए डीए अपना कमीशन अपना ये तय कर लेते हैं गाँव में। तो गाँव में सीधे पैसा नहीं जाता। राजनीति में सर नैतिकता की आपने बात की, मुझे लग रहा है कि अभी जो हालिया पार्टियां हैं, क्या कोई ऐसी पार्टी आपको लग रही है जो इस पे चल रही हो, नैतिकता पे चल रही हो, या समाज के लिए या देश के लिए उसके हित में सोच रही हो? देखिए, हम लोगों ने पहले एक भारत वर्ष किताब लिखा, मैंने वहाँ सवाल आया कि आप किताब लिखना बड़ा आसान है लेकिन जमीन को उतारना आसान है क्या? तो मैं 87 में किताब लिखा मैंने। फिर 92 में हम लोगों ने एक संगठन बनाया ताकि ये जो सवाल उठ जा रहा है कि आप खाली किताब लिख दिए केवल बोलने से नहीं होता। तो हमने भारत संगठन और इसकी वहीं से जाके जहाँ गांधी जी ने कहा था क्विट इंडिया, तो वहीं हम लोग जाके ग्वालियर टेक मैदान बम्बई में हम लोगों ने भारत परिषद के माध्यम से कहा फिट इंडिया। तब क्विट इंडिया अब फिट इंडिया में हमारा कहने का मतलब था कि ये सभी जो संविधान अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और इसके नीचे जितने विभाग सब अपने ढंग से अगर सीधे से ढंग से काम करें तो देश को निश्चित रूप से फिट हो जाएगा और देश के हर अंग ठीक हो जाएगा, देश का सारा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तब से हम लोग एक सामाजिक संगठन के रूप में काम कर रहे थे। तब से अपने 2008 तक इतने सालों तक एक सामाजिक संगठन में काम किया। हालांकि मैंने 96 में राज्यपाल का सलाहकार था तो नौकरी देके इस्तीफा देके मैं पूरी तरह से लग गया। 92 से लेके 87 से लेके 96 तक तो मैं तब भी जज था, लेकिन 96 में मैं इस्तीफा दिया। मेरी बड़ी लंबी नौकरी बाकी थी, 14 साल की बाकी, तो फिर भी मैं इस्तीफा देके सामाजिक काम में लग गया। इसीलिए ये फिट इंडिया का मूवमेंट है, इसको तेज किया जाए और इस फिट इंडिया मूवमेंट को चलाने। उस समय तो हम लोगों का नारा था कि भारत परिषद की ललकार नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। कभी आप सुने थे कि कोई इतना बड़ा आंदोलन? ये तो केजरीवाल वगैरह कब आए? 2012 में आए ना। 2012 या 13 में इन लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और हम लोगों ने शुरू किया 92। कितना पहले भ्रष्टाचार का आंदोलन इस देश में अकेले हम लोगों ने शुरू किया था भारत में। उस आंदोलन का सर कुछ फायदा? बहुत असर हुआ। असर तो इतना हुआ कि गाँव को लोग डरने लगे, ये करने लगे। लेकिन ये हम लोगों ने अनुभव किया कि जो हम लोग जिनके ये कर रहे हैं सुधार करो, क्योंकि व्यवस्थाएं तो उन्हीं के हाथ सुधरेगा जो जिसके हाथ में पॉलिटिकल वही भ्रष्ट होते जा रहे हैं। हम सफाई करते जा रहे हैं और वो भ्रष्टाचार करते जा, गंदगी फैलाते जा रहे हैं। तब लोगों ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, सामाजिक संगठन नहीं काम चलेगा, आपको एक बनाना पड़ेगा राजनीतिक। 2008 में हम लोगों ने अब देखिए नैतिक पार्टी बनी। नैतिक पार्टी का उद्देश्य जो रखा गया नीति के साथ राजनीति। नीति क्या है? हमारी नीति है संवैधानिक नैतिकता। आप बताइए 2008 में संविधान के हिसाब से देश की व्यवस्था चलनी चाहिए। ये क्या अब ना आप सुन रहे हैं कि संविधान के हाथ में लेके घूम रहे लोग कि संविधान की रक्षा करें। हम लोग तो 2008 से संवैधानिक नैतिकता की बात उठा रहे हैं। सर आप बदलाव की बात कर रहे हैं, 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। बदलाव किस स्तर पे हुआ है? अभी भी महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, महिलाओं के खिलाफ तमाम घरेलू हिंसा या किसी भी तरह की जो प्रताड़ना है या जो हिंसा की खबरें, रेप की खबरें, तमाम रोज अखबार उसी से रंगे रहते हैं। भ्रष्टाचार के मामले अभी बिहार में मैंने देखा, अभी किसी शिक्षा अधिकारी के यहाँ छापा पड़ा है, विजिलेंस का, नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। तो ये सब चीजें जब सामने आती हैं, आप भी अखबार जब देखते होंगे, क्या लगता है, मन में क्या खटकता है, कहाँ कमी रह गई? 76 साल गणतंत्र के हो गए, क्या वास्तव में गणतंत्र का जश्न मनाने की स्थिति में हम हैं? देखिए, जब देश आजाद हुआ एक हमने अपनी कोई संविधान बनाया ना, तो संविधान में एक लक्ष्य रखा ना कि कैसा देश बनना है, उसका प्रियम्बल में रखा कैसा देश बनना है। फिर डायरेक्टर ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देश संविधान, उसमें बनाया कि हमें कैसा देश बनाना है। अब उसके बाद अब इस देश को फिर परंपरा के हिसाब से ये भारत की जो हमारी संस्कृति है, हमारी प्रकृति है इसकी,
वो कैसी है, उसके हिसाब से देश को बनाना है। अब इन सारी चीजों को देख के ना आपको एक दिशा तय करनी थी देश की। आपने क्या किया कि इस देश को ऐसा बनाने का नहीं सोचा, इस देश को आप यूरोप बनाने लगे। अब यूरोप बनाने लगे, जब अंग्रेजी का वर्चस्व आया, यूरोप की सारी नीति उसी तरह से डेवलपमेंट आपने शुरू किया, तो जब आप दूसरे की नकल करके किसी देश को बनाना करेंगे तो आप क्या सारी समस्या का सॉल्व करेंगे। जिन लोगों की समस्याएं हैं, जो समस्या गांव में सॉल्व हो सकती है, उसकी समस्या को आपने अंग्रेजों को नकल करके आप हाईकोर्ट में सॉल्व करें। जैसे नाली खड़ंजे का झगड़ा है, ये गाँव वाले नहीं तय कर सकते, तो नाली खड़ंजे के झगड़ा को मुकदमा अगर तय करना है तो आप हाईकोर्ट में मुकदमा करिए। अब एक किसी का गांव में कोई आग लग गई, तो ये तो उसी उनको कंपनसेशन वहीं मिल जाना चाहिए। अब उसके लिए वो आप लखनऊ में सरकार में आइए, सरकार में दरखास्त दीजिए, तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाइए, वहाँ दौड़िए। तो जब इस तरह की आपने व्यवस्थाएं बनाई हैं, तो इसलिए क्या हुआ कि न गरीबी मिटी, न बढ़े, न लोगों का आत्मगौरव बढ़ा, न लोगों का सम्मान बढ़ा, न लोगों को शिक्षा की सुविधा मिल पाई, न ठीक ढंग से सीख लेते। शिक्षा के तो कहने के लिए आप स्कूल बहुत खोल दिए, अब स्कूल खोल देने से आप समझिए शिक्षा की सुविधा हो गई। और क्या पढ़ाई हो रही है, और एक स्कूल में मास्टर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, किसके स्कूल खोल देने से नहीं हो जाएगा। आप अस्पताल खोल देने से अस्पताल में दवाई डॉक्टर हैं कि कैसे डॉक्टर हैं, नहीं हो जाएगा। तो न शिक्षा आप उच्च स्तरीय शिक्षा दे पाए, न स्तरीय स्वास्थ्य की व्यवस्था कर पाए, न लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए, न लोगों को स्किल बना सके ताकि खुद स्वरोजगार कर सके, स्किल उनको नहीं दे सके, न लोगों को आपके बूढ़े लोगों के लिए आप उनके सम्मानजनक जीवन पैदा दे सके, न लोगों को युवाओं को शादी ब्याह घर मकान के जो समस्याएं हैं उसके बारे में आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई। तो जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को आपने समाधान तो किया नहीं। आपने क्या किया कि देश का विकास किया। विकास का मतलब है कि जमीन लेकर सड़क बना दो। गांव के लोगों का जो खेती है जमीन लेकर सड़क बना, तो बड़ा आसान है। आप जब जमीन का लेकर बड़े बड़े फ्लैट बना दो, और फ्लैट में लेकर कमर्शियल लोगों को बेचो। उनको शहरों के लोगों के लिए आप इस देश में ये हो रहा है कि 30% लोगों के लिए सारा जो कुछ इस देश में हुआ, मैं तो 75 साल में मेरा अपना हुआ, और मैंने अपनी किताब में लिखा कि जो कुछ भी देश में 75 साल में हुआ वह केवल समझ लीजिए कि 30% लोगों के लिए, और वही 30% इस देश में बन रहे हैं। और उससे भी आगे, और जो पूंजी पैसा जो गया वो सिर्फ 5% लोगों को, अंबानी अडानी टाइप के लोगों को, मतलब उदाहरण दें, इन लोगों के पास गया। तो इस तरह के आपने जब देश बनाएंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश जो है भारत के जो लक्ष्य थे, उसको आजादी के जो लक्ष्य थे, हमारे महापुरुषों के जो लक्ष्य थे, इन्होंने आजादी के संघर्ष तो सर पूरा करना क्या चाहिए था? आप देखिए, हम लोगों ने तो बिल्कुल साफ अपना एजेंडा बनाया। जैसे हम तो संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं, संवैधानिक नैतिकता में जो नैतिक पार्टी है उसी संविधान को लेकर, जो संविधान में उन लक्ष्यों को पूरा करने से जो है पहले से, अगर हम उसको पूरा करते हैं तो जो ये सड़ी हुई व्यवस्था है, हम तो सड़ी हुई व्यवस्था करते हैं। इस समय जो सड़ी हुई व्यवस्था खासकर उत्तर प्रदेश में सड़ी व्यवस्था क्यों कहते हैं इसको, आप ये कहेंगे कि आप पहले कहते थे सड़ी व्यवस्था? जी, सड़ी व्यवस्था इसलिए करते हैं कि क्या किसी आपको भरोसा है कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूल में? क्या आपको भरोसा है कि अस्पताल में अच्छी दवाई मिलती है? क्या आपको भरोसा है कि डॉक्टर आपको अच्छे सरकारी अस्पताल में ठीक से देखेंगे? क्या आपको भरोसा है कि नेता और अफसर आप उनके पास जाएंगे तो आपकी बात सुनेंगे? क्या आपको मालूम भरोसा है कि थाने पर जाएंगे तो इज्जत से आपसे बात करेगा कोई? क्या आपको भरोसा है कि सरकारी जांच वगैरह जो भ्रष्टाचार के लिए कहते हैं तो दंडित होते हैं अधिकारी कर्मचारी? भरोसा है क्या? हमको तो नहीं लगता है कि लोगों को, जनता को भरोसा है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व जज सीवी पांडे जी, जिन्होंने साफ कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अगर इन तीनों सिस्टम में सारी चीजें सही हो जाएं तो फिर समाज भी बेहतर होगा, देश भी बेहतर होगा। हमारा गणतंत्र आ रहा है, गणतंत्र दिवस से पहले ये जो पॉडकास्ट है मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण पॉडकास्ट है और इसको आप सबको पूरा सुनना चाहिए। और इसमें हमने उन सभी बिंदुओं को सामने लाने की कोशिश की है जिसके जरिए सिस्टम में, कानून व्यवस्था में
देश में, ग्राम समाज में, गांव के स्तर पर, शहर के स्तर पर क्या कुछ सरकारों को करना चाहिए, क्या कुछ बेहतर सिस्टम हो सकता है, कानून व्यवस्था के ऊपर क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, उन सब पे हमने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आएगा और आप भी कमेंट में बताइए कि ये पॉडकास्ट हमारा आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। मैं लक्ष्मी शंकर मिश्र 24 अड्डा के लिए ऋषि के साथ, नमस्कार।